Good morning everyone. We are studying chemistry and this is part 2 of chapter 1. So in previous video we have studied about the definition of chemical reaction and chemical equation. We have also studied about the reactant and product and the characteristic property of chemical reaction. So our last topic was in that video was balancing of chemical equation. So I have told you little about balancing. In this video we'll study the balancing and the further topic. So what is balancing? Actually balancing is the process of making the number of different type of atoms equal or on both the side of equation. Okay, so एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं। अब उस एटम को रिएक्टेंट के साइड में कितने हमारे एटम्स प्रेजेंट है या कितने भी एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट है, क्या उतना ही नंबर हमारे प्रोडक्ट के साइड में प्रेजेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो वो एक अनबैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सारे के सारे इक्वेशन को हम बैलेंस फॉर्म में लिखें। अगर नहीं लिख रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं सिर्फ बैलेंसिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैलेंसिंग के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ में लास्ट में बताया भी था। यहाँ पे है स्लेक लाइम को जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करा रहा हूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और वो क्या होता है, वाइट पीपीटी होता है। ठीक है, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट और H2O। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि कैल्शियम कितना है और ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है। तो ये एग्जांपल जो है मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में समझा दिया था और बताया भी था कि कैसे करना है। करना कैसे कि दो कॉलम बनाइए, यहाँ पे लिखिए रिएक्टेंट और यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे यहाँ पे Ca है, यहाँ पे O और यहाँ पे H। ठीक है, और यहाँ पे फिर C, सेम टू सेम। अब कितना नंबर यहाँ पे है तो यहाँ पे ये Ca कितना है, एक है। ऑक्सीजन है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन और यहाँ पे दो चार। अच्छा ठीक है, कई लोगों को ये बात नहीं समझ में आई है कि ये ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन दो है या ऑक्सीजन दो है। ठीक है, तो इसको पहले क्लियर करते हैं फिर आगे टॉपिक पे चलेंगे। जैसे होता क्या है कि जब भी इस तरीके के ब्रैकेट के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड हमारा ब्रैकेट के फॉर्म में, तो अगर इस तरीके का ब्रैकेट के फॉर्म में और नीचे सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है तो ये जो 2 है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो 2 है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसके कितना एटम है, 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के भी कितने हैं, 2। ये बात क्लियर हुआ। कब अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 2NaSO4, अगर इस तरीके से लिखा हुआ तो ये 2 सिर्फ Na के लिए नहीं है, नहीं, ये पूरा का पूरा ये Na के लिए भी है, ये S सल्फर के लिए भी है और ये ऑक्सीजन के लिए भी है। कुछ ज़्यादा ही मैस हो गया, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे जैसे NaSO4, तो अगर यहाँ पे ये 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब Na कितना है, 2 है। S कितना है, S भी हमारा कितना है, 2 है। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन कितना है तो ऑक्सीजन को यहाँ पे निकालने के लिए हमें ये वाला 2 और जो सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे लगा हुआ उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे इसके कितने एलिमेंट हो गए, 8 हो गए टोटल। समझ में आया, ये क्लियर है। अगर यहाँ पे 2 आगे लगा हुआ है तो जितने भी चीज़ें, ये समझो ब्रैकेट है और ये 2 क्या है, ये सारे के साथ में मल्टीप्लाई है। तो मतलब 2 जो है वो Na हर एटम के साथ में, हर एलिमेंट के साथ में वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 था तो Na2 हो गया, यहाँ पे S, यहाँ पे 2 हो गया देखिए ये। और यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 2 × 4 एंड इट विल बी इक्वल टू 8। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। सो अब इसमें बैलेंसिंग में जो यहीं पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है कि जब भी अगर इस तरीके का ब्रैकेट करके अगर हमारे सामने कुछ दे देता है या सिर्फ सामने दे देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये 2 है किसके साथ में। अभी वो कंफ्यूजन मेरे हिसाब से क्लियर है। तो फिर आगे अगर हम देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है बैलेंसिंग पे, तो इस बैलेंसिंग के क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है CuSO4 प्लस NaOH और फिर रिएक्टेंट में प्रोडक्ट के साइड में क्या है CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले करना क्या है, इस तरीके का आप इधर बनाओगे, इधर लिखोगे रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट।
यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट। और जितने भी हमारे एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको हम इस तरीके से करके लिख लेंगे। कोई प्रॉब्लम? मेरे पास जगह कम है, लेकिन आप लोग जो अपना रफ लेके बैठे हो उसमें आप ये काम करो। रफ के साथ में बैठना है, सो नहीं देख रहे हो आप, ठीक है? रफ के साथ में बैठिए, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए, और नोट्स आपको यहाँ से मिलेगा, यहीं से वीडियो को पॉज करिए, नोट्स भी लिखिए, सारा का सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? तो नोट्स मेकिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप सिंपल ऐसे पढ़ाई कर रहे हो उससे काम नहीं चलने वाला जब तक आप उसका नोट्स मेकिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है? आगे इस वीडियो को सॉल्व करने के लिए देखिए इस क्वेश्चन को, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हम रख देंगे। अच्छा आइए फिर देखते हैं यहाँ पे कि हमारा सी यू एक्चुअली में है कितना। तो यहाँ पे सी यू कितना है, 1 है, और यहाँ पे सी यू कितना है, 1 है। कोई प्रॉब्लम? एस यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे एस कितना है, 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आ जाइए हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 4। कोई प्रॉब्लम? अच्छा ये नहीं कर देना कि अब यहाँ पे 4 है तो इसको सल्फर के साथ में और इसको कॉपर के साथ में, नहीं, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है ना, तो उस चीज़ को ध्यान रखना कि जब ब्रैकेट रहेगा तभी हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 5 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 4, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। अनबैलेंस होना शुरू हो गया। जैसे यहाँ पे Na कितना है, Na है हमारा 1, और यहाँ पे Na हमारा कितना हुआ, 2। क्लियर है? बस ऊपर के 2 तो हमारे सही थे, लेकिन नीचे के क्या हो गए, डिफरेंट हो गए ना नंबर, तो इसी को हमें बैलेंस करना है। तो देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके लिए हमारे पास हीट एंड ट्रायल मेथड ही होता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए कोशिश यही करो कि जो ऑलरेडी बैलेंस हो उसको मैं डिस्टर्ब ना करूँ, ठीक है? जैसे यहाँ पे सी यू था, तो सी यू ऑलरेडी है, मैं उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करूँगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे Na है, इस पॉइंट पे Na है, और यहाँ पे Na2 है, यही प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो आइए यहाँ पे Na है और यहाँ पे Na2 है, मतलब 1 की कमी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आया? तो इस वाले में रिएक्टेंट साइड में जब मैं इसकी 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा अब जब अगर यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम मेरा चेंज हो जाएगा। जैसे पहले Na 1 हुआ करता था, अब Na कितना हो गया, यहाँ हो गया 2, ठीक है? फिर ऑक्सीजन पहले मेरा 1 हुआ करता था, अब ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन पहले 1 हुआ करता था, अब हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 2। मतलब सबके साथ में हमारा मल्टीप्लाई होगा, ये पहले ही बता चुका हूँ। तो आइए देखिए, अब Na यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा सल्फर कितना हुआ करता था, सल्फर यहाँ पे 1, सल्फर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे इस साइड में देख लेते हैं कितना हो गया अब। हाँ पहले देख लेते हैं जो बैलेंस है, सी यू हमारा यहाँ पे 1, तो सी यू भी हमारा यहाँ पे 1 बैलेंस, कोई प्रॉब्लम। यहाँ तक सब कुछ बैलेंस चल रहा था। फिर आते हैं हम ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, 4 और +2 ऑक्सीजन, अब टोटल कितना हो गया, 6। अरे 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 6। ऑक्सीजन हो गया 6। यहाँ पे आके देख लेते हैं, हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पे 4, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 हो गया। तो मतलब सी यू भी बैलेंस है, एन भी हो गया हमारे, सल्फर भी हो गया, बचा क्या, हाइड्रोजन। तो आइए हाइड्रोजन को भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन भी हमारा हो गया, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर दूं। तो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को आके देखते हैं, हाइड्रोजन हमारा कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन हो गया हमारा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा कितना है, ऑलरेडी यहाँ पे जब 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2। तो मतलब हमने देखा कि CuSO Na और H सब के सब क्या हो गए, बैलेंस हो गए। कब बैलेंस हुआ ये, बैलेंस कब हुआ है, जब हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई हुआ, सारा का सारा इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ रहा है ये, ठीक है? तो बाकी के ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करो, और 1 2 3 4 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, ठीक है? आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो, ठीक है? मैं रिप्लाई करूँगा उस पर, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आगे हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? अब केमिकल रिएक्शन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, तो कितने तरीके के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, उनके क्या क्या क्लासिफिकेशन है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमें इस 10th लेवल पे जो पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन। इतनी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे नाम से ही पता चला है कुछ ना कुछ कंबाइन हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंबाइन होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर रही हैं, मतलब एलिमेंट्स या एटम जो है वो कंबाइन हो रही हैं और फिर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब वो कैसे कंबाइन हो रहा है अभी के लिए वो हमारा टेंशन नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है those reactant in which two or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। मतलब दो या दो से ज़्यादा जितने भी रिएक्ट होके कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, अगर इस तरीके का कहीं भी रिएक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइक यहाँ पे Mg और O2 ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एनी प्रॉब्लम? लाइक यहाँ पे H2 प्लस O2 ये मिलके क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग वाटर H2O, H2 plus Cl2 and they are forming HCl. There are a lot of example like C plus O2 and they are forming carbon dioxide. Here 2N plus 3H2 and they are forming ammonia 2NH3. Any problem? 2NH3. So when two or more elements are combined and they are forming a single product, a single substance, then they are called combination reaction. This type of reaction is called combination reaction. Very important. Now further, here are there are few more examples like quicklime. It is quicklime. CaO, calcium oxide is called quicklime. It is being combined with H2O, means reacting with H2O and forming CaOH का whole twice, means slake lime. CaOH का whole twice को हम क्या बोलते हैं, slake lime बोलते हैं। ठीक है, और जब स्लेक लाइम को हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट। याद होगा प्रीवियस एग्जांपल में हमने बताया था क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और H2O। एनी प्रॉब्लम? सो अब देखिए यहाँ पे CBSE ने एक बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम में कि जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो कुछ टाइम के बाद में उसमें ब्राइटनेस आता है। ऐसे वाइट वॉशिंग कर दिया, ऐसा नहीं है कि एक ही बार लगाया और मतलब जो वॉल है बोल उठी दीवारें चमक उठी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ दिन बाद या कुछ घंटों बाद जो है उसकी चमक आती है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जब हम रिएक्शन हो चुका होता है, मतलब वो CaOH मतलब CaOH का होल ट्वाइस जब हमारा फॉर्म हो चुका होता है, ठीक है, मतलब स्लेक लाइम बन चुका होता है, तो वो जब दीवारों पे हम लगाते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है। ओके, रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, फिर जाके वो वाइट PPT फॉर्म होती है। मतलब जब तक दीवार सूख नहीं जाती है, जो दीवार है हमारी, जो वॉल्स हैं, जब तक वो ड्राई नहीं हो जाती हैं तब तक उस पर क्या आता है, हमें शाइनिंग नहीं दिखती है। और ये शाइनिंग होती क्यों है, क्योंकि हमारा स्लैक लाइन फर्दर किसके साथ रिएक्ट कर रहा होता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और ये CBSE का 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है यहीं पे तुरंत वीडियो को पॉज करिए, लिखिए और सोचिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे देखिए यहाँ पे हम अमोनिया को किसके साथ में रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहीं पे नाम भी याद करते चलो, ठीक है, आगे काम आएगा। कई बार जो आपका इस तरीके के बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो ऐसा ये फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है, वो केमिकल नेम ही लिख के आएगा। तो आपको अमोनिया पता ही नहीं है, आप खोज रहे हो NH3 होता है, NH2 होता है, NH ही होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, नाम आपको याद होना चाहिए। नाम अगर याद हो गया, नेम अगर आप केमिकल नेम याद कर लिए तो बहुत ही चीज़ें आपके लिए क्या हो जाती हैं, बहुत ही चीज़ें आसान हो जाती हैं। कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम अभी तक जो भी देख रहे थे उसमें क्या हो रहा है, हर जगह पे दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी इस तरीके का रिएक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक?
So now second one is decomposition reaction. So decomposition reaction मतलब डिकम्पोज होना, मतलब टूटना। पहले वाले में क्या हो रहा था, कॉम्बाइन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो चीजें कंबाइन हो रही होंगी। अब यहाँ पे कोई सिंगल एक ऐसी चीज होगी जो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, मतलब स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। समझ में आया? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक कोई भी सिंपल सब्सटेंस होगा वो ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में या एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में। कोई प्रॉब्लम? इसको बोलते हैं, इस तरीके का अगर कहीं पे रिएक्शन होता है तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइक यहीं पे देख लीजिए, CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? इसी को क्या बोलते हैं हम, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। जब हीट इसको हम दे रहे हैं यहाँ पे, जब हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होगा। और डिकम्पोज किस में हो जाएगा, क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंगल हमारा रिएक्टेंट था और फिर बाद में क्या हो गया, दो प्रोडक्ट हो गए हमारे। तो इस तरीके का रिएक्शन जहाँ पे एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो स्प्लिट हो रहा है, टूट रहे हैं, और दो सबस्टांस जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें भी टाइप हो सकता है, सब टॉपिक। कैसे कि भाई जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पे तो हमने हीट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हीट दे दिया, हो सकता है कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी देना हो तब जाके डिकम्पोज होंगे, कहीं पे सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, कहीं पे लाइट की वजह से हो रहा है। तो इसमें भी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको भी हमें फर्दर टॉपिक्स में पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहला है हमारा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल जहाँ पे आए, जहाँ भी थर्मल आए उसका मतलब क्या होता है, हीट से रिलेटेड है वो टॉपिक। समझ में आया? वो किससे रिलेटेड होगा, हीट से रिलेटेड होगा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, जब कोई भी डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, वो अगर हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। पहला वाला जो रिएक्शन था CaCO3 वाला, वो भी किसके प्रेजेंस में था, हीट के प्रेजेंस में, तो वो भी थर्मल रिएक्शन था। यहाँ पे 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से हो रहा है। किस में टूट रहा है, 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पे जिसकी वजह से हो रहा है वो क्या है, हीट है। हीट की वजह से जो हमारा है रिएक्टेंट वो दो प्रोडक्ट में टूट रहे हैं। समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन तो है मतलब टूटा तो है, लेकिन किसकी वजह से, हीट की वजह से, और हीट का नाम थर्मल। एनी प्रॉब्लम? आगे FeSO4, जब FeSO4 उसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। कौन सी कलर का होता है वो, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये याद रखिए, यहीं से याद करना शुरू करेंगे तब जाके आपके एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होंगे। कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस दोनों चैप्टर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत अगर आपको 5 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं तो लिखेगा उसमें अ सबस्टांस विच कलर इज ग्रीन। तो ग्रीन से आपके दिमाग में क्या क्या जाएगा, अगर आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा। आप थोड़ा सा तुक्का भी मार सकते हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो FeSO4 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कलर पे ज़्यादा फोकस रखिए। तो FeSO4 है, जब ये हमारा डिकम्पोज होगा किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, तो वो क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड और SO2 प्लस SO3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी Fe2 होता है तो कभी Fe3O4 होता है। Fe2O3 यहाँ पे हो गया, वहाँ पे कभी Fe3O4 हो जाता है। तो ये मैंने क्लास 9th में आप लोगों को बताया है। ठीक है, फर्दर अगर इस पे एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जिसपे मल्टीपल ऑक्सीडेशन जिसका स्टेट होता है। ठीक है, आगे आइए, PbNO3 का होल टॉइस। जैसे यहाँ पे देखिए PbNO3 क्या है, इसमें 2PbNO3 का होल टॉइस। अब इसमें है क्या, ये जो हमारा सबस्टांस है वो कैसा है, कलरलेस है। कैसा है वो, कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। फिर एक चीज याद रखिए, FeSO4 का कलर बताइए क्या था, कौन सी कलर का था, हाँ ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे PbNO3 का होल टॉइस ये कौन सी कलर का है, कलरलेस है ये। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? लास्ट वीडियो में पढ़ाया था PbI2 कौन से कलर का था, प्रेसिपिटेट। सोचिए। आइए फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे जब ये डिकम्पोज होगा हमारा तो किस में बनेगा, PbO। ठीक है, ये कौन से कलर का है, येलो कलर का है। ये फिर किस में डिकम्पोज हुआ, NO2 और O2। तो ये किसकी वजह से हो रहा है,
हीट की वजह से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, थर्मल डिकम्पोजिशन। कोई प्रॉब्लम, समझ में आया इतना? अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करके करते हैं, ठीक है, जब भी हो सकता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ ना डिकम्पोजिशन होना चाहिए, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है उसी पे उस डिकम्पोजिशन का नेमिंग होगा। पहला वाला हीट की वजह से हुआ तो उसको हमने क्या बोल दिया कि वो क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन था। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? फिर आइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर हम पढ़ लिए हैं तो फिर आगे आके हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आगे AgCl है, कौन सी कलर का होता है, AgCl कौन सी कलर का होता है, वाइट कलर का। समझ में आया, कौन सी कलर का है, वाइट कलर का है। ठीक है, तो जब सिल्वर क्लोराइड को जब हम लाइट के प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट में ऐसे ही डायरेक्ट उसको एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है, तो वो किस में डिकम्पोज होता है, Ag में और Cl2 में। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? कोई, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम कौन सा सबस्टांस यूज करते हैं, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि क्या यूज कर रहे हो आप। समझ में आया, डायरेक्ट बता सकते हो कि वो जो सबस्टांस है वो क्या है, AgCl है। ठीक है, और AgBr, अच्छा AgCl का कलर भी पूछेगा, तो कौन से कलर का है, ये वाइट कलर का। ये आप एक नोट्स बनाते चलो, कलर वाले का हमेशा नोट्स बनाते चलो और उसका यूज कहाँ पे हो रहा है उसको लिखते चलो। जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप ले सकते हो, कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। ठीक है, AgBr भी ऐसा ही है जो डिकम्पोज हो जाता है किसमें, Ag में और Br2 में। ठीक है, आइए फिर आगे पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से ही समझ में आ रहा है कि किसी को डिस्प्लेस करना, मतलब जो कमजोर है उसको हटा के उसकी जगह पे बादशाहत कायम कर लेना। समझ में आया, जो कमजोर था उसको यहाँ से हटा दीजिए, तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक दूसरे को हटा देना। और हटेगा कौन, जो कमजोर रहेगा, नहीं तो सॉरी आइए, तो यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो क्या है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो दूसरे की जगह ऑक्युपाई कर लेता है, और दूसरों की जगह ऑक्युपाई कौन कर पाएगा, कौन कर पाएगा, वही जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो मोर रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट या उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करके और खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना? क्या करेगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव वाले को। कहाँ से, उसके सॉल्ट से या उसके सबस्टांस से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे जैसे CaSO4 प्लस Zn, तो जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ZnSO4 प्लस Cu। क्लियर है यहाँ? सो अब मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पे वीडियो को पॉज करते हैं और आज ख़त्म करते हैं इतना, फिर कल हम आके यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है वो ये है कि आप यहाँ से नोट्स बनाते रहो, जितनी चीज़ों को मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ आप उसको करो, याद करो उसको। पूरे दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, लॉकडाउन है, कहीं नहीं आना है, कहीं नहीं जाना है, तो कम से कम आप 4 घंटे 5 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालो। मुझे पता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आप लोगों ने जो मोबाइल का अभी तक इतना बढ़िया यूज़ नहीं करा होगा, हमेशा सीरीज़ देखा होगा, मूवी देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन मेरी बात मानो और विश्वास करो कि ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। ठीक है, घर पे बैठना है, सब कुछ है आपके पास, बस हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप अपना एफर्ट नहीं दिखाओगे तो हम एम्बेरस होंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो मैंने होमवर्क दिया है या जो भी टीचर आपको होमवर्क दे रहे हैं उसके लिए आप वो होमवर्क करो, उनसे क्वेश्चन पूछो, उनको पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हो, वो मना नहीं करेंगे। आप अगर एफर्ट नहीं दिखाओगे तो हम भी रिलैक्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।